इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है प्रियम्बल। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वाली क्वेश्चन में अभी अच्छे से हमने डिटेल में समझा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, किनके द्वारा आया गया और कौन सी तारीख को आया। ठीक है, अब हम देखते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सचिंद्र नंदा सिन्हा, ऑप्शन बी एन राव और ऑप्शन बी पट्टा भाई सीतारामैया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इनका जो रोल था वो था प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग डिबेट्स एंड अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड करते थे ड्यूरिंग डिबेट्स और जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा था तब। साहिद खान, हाउ, आप प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। ठीक है, एडिशनल इन्फो की बात की तो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिंद्र नंदा सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक रहे। और परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि 11 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1956 तक रहे। ठीक है, और उसके बाद आगे चल के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, जो कि 1950 से लेके 1962 तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? ठीक है, नाइनटीन क्वेश्चन डिटेल में बता सकती हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर बिकेम द, जी, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आया था। ठीक है, मैं आपको डेट बता देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और ये कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये एक रिजोल्यूशन था कि एक विजन डॉक्यूमेंट था कि भारत का जो संविधान है वो कैसा रहेगा। मतलब जब भारत का संविधान उस टाइम तो बना नहीं था, ना ही उस टाइम उसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। तो जब हमारा भारत का जब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो कैसा होगा या क्या क्या चीजें हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड करेंगे। ठीक है, बाद में इसका जो बड़ा हिस्सा था वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया प्रियम्बल के नाम से। ठीक है, प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें तो ऐड हुई, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जो सारी चीजें ऐड की थी, उनको भी उसमें लाया गया। की फीचर्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहला ये था कि इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन रिपब्लिक। जो इंडिया होगा वो एक आजाद सोवरेन रिपब्लिक होगा। सेकेंड ये था कि जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। इसमें जस्टिस प्रोवाइड होगा, इक्वालिटी होगा और सभी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, थर्ड ये था कि पावर विल बिलोंग टू पीपल। जो पावर है, जो सत्ता है, वो जनता के हाथ में दी जाएगी। ठीक है, फोर्थ ये था कि सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो माइनॉरिटीज को, ट्राइबल पीपल को और बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। अपहोल्ड इंटरनेशनल पीस एंड कॉर्पोरेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाए रखने की कोशिश करेगा। और सिक्स ये था कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, समाज और अर्थव्यवस्था में भी न्याय और समानता लाई जाएगी। ठीक है, मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछिए, और अगर आपकी फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं
तो मैंने जो लिंक दिए हैं आप उसमें से किसी भी या तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप मेरे पे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शाहिद खान, थैंक्स, वेलकम शाहिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। आप आईपीएस हो क्या? नहीं शाहिद खान, मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस साल का एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, BN राव। ठीक है, जिनका पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, इनका जो प्रोफेशन था वो थे एक सिविल सर्वेंट, जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ठीक है, रोल इन असेंबली की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने पहला जो फर्स्ट ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्होंने प्रिपेयर किया था। और इंटरनेशनल वर्क की बात करें तो स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, जैसे कि यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा एसेट्रा, टू गाइड ड्राफ्टिंग। ठीक है, उनके रोल की बात करें तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी जो उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जैसे कि उन्होंने लीगल एडवाइस दिए थे उन्होंने, क्योंकि सिंस उन्होंने बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मतलब जितने भी कंट्री उन्होंने उसको कंपेयर किया और उस कंपैरिजन के थ्रू उन्होंने कुछ कुछ एडवाइस दिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को, सजेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क सजेस्ट किया। और ड्राफ्टिंग द इनिशियल ड्राफ्ट, जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो BN राव ने ही ड्राफ्ट किया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मैंने 12th पास आउट की है, अभी मुझे भी प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। साहिब खान, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, और आपका एक टाइम टेबल क्या रहेगा, आप कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, हम ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर मैं इनिशियली की मैं बात करूँ तो आप 9th से लेके 12th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आप बेसिक पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक बेस बनाता है। तो अब जो 9 से 12th की एनसीईआरटी है पहले आप उसको शुरू कीजिए, और फिर आगे चल के मैं आपको बुक्स भी रिफर करूंगी कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 21 फरवरी 1948। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, कितने टोटल पैसे लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, वेलकम साहिद खान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 63 लाख। 63 लाख लगे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल कितने आर्टिकल्स थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 395। ठीक है, अभी की बात करें, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे और अभी फिलहाल में 448 आर्टिकल्स है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज रिजिड, फ्लेक्सिबल, partially rigid and partially flexible and none। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा रिजिड भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से डिटेल में हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि कौन से जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से कंट्री से लिए गए हैं, बेसिकली सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आंसर आई होप सबको ही पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा लंबा है, मतलब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स है, इतनी सारी चीजें नहीं जितना हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब ये ऐसा क्यों है आप एक बार कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा, मैं आपको आंसर करती हूँ इसका। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेस है। ठीक है, हमने पहले भी इस एक्ट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अगर आप उस एक्ट को समझोगे और फिर आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। ठीक है, नेम वगैरह हमने चेंज कर दिया, जैसे कि उसमें फेडरल कोर्ट था, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट रखा है। बस वो सारी चीज़ें चेंज हुई है, बाकी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन एक्सप्लेन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27,